जैसा कि आप लोग बच्चों, मैं आज कोशिका पढ़ाने जा रहा हूँ और बार बार कमेंट आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं कि 9 का और 11 का भी सर क्लास डालिए। तो आज मैं 9 और कक्षा 11 के लिए 10 में भी जरूरत है, क्योंकि ऊतक चैप्टर जो है तो कोशिका और ऊतक का घनिष्ठ संबंध है, और कोशिका ऊतक का ये कक्षा 12 में भी है, 10 में भी है, 9 मुख्य रूप से 9 और 11 के लिए है। तो ये कोशिका है। कोशिका, जैसा कि कोशिका की संरचना एवं कार्य, चैप्टर का नाम है कोशिका की संरचना एवं कार्य। कक्षा 9 में पहला चैप्टर है, जबकि 11 में इसको आगे दिया गया है, पीछे कर दिया गया, पहले बहुत पहले दिया गया था। तो कोशिका की बात की जाए तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाए गए सूर्यदर्शी की सहायता से किया था। उन्होंने कार्क के टुकड़े, एक लकड़ी जो पेड़ लगी होती है उसके ऊपर बाहरी जो छिलका का आवरण होता है मरी हुई, उसी कार्क में देखा और उनको एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने कोशिका कहा। कोशिका के बाद में, इसके बाद में आता है कि इसका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। कोशिका का सिद्धांत तो एक वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वामी, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इन्होंने बताया कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, तथा कोशिकाओं में स्वतः जनन की संभावना होती है, अपनी संख्या में स्वयं वृद्धि कर लेती हैं। इसके साथ साथ पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, और फिर ये कोशिकाएं निरंतर विभाजन द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में वृद्धि एवं विकास में सहायक होती हैं। अब सवाल आता है कि कोशिका है क्या। तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, जो अवकलीय पारगम्य कला द्वारा घिरी होती है, जिसमें स्वतः जनन की संभावना पाई जाती है, और ये अपनी संख्या में स्वयं वृद्धि कर लेते हैं, कोशिका कहलाती है। तो कोशिका संरचनात्मक, जैसे कोई भवन का निर्माण, मकान का निर्माण या इमारत का निर्माण छोटे छोटे ईंटों से होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। तो कोशिका क्या है? एक संरचनात्मक इकाई है, एक एक जुड़ करके पूरे शरीर का निर्माण करती है, जबकि संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। कोशिका में विभिन्न प्रकार के कार्य पाए जाते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया के द्वारा एटीपी से ऊर्जा का निर्माण, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण, केंद्रक सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, गुणसूत्र पीढ़ी एकांतरण या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लाने ले जाने का कार्य करता है। ये सभी क्रियाएं जो होती हैं, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया होती है, वृद्धि होती है, पाचन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। इसीलिए कोशिका को कहा गया कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब कोशिका के सिद्धांत के बाद आता है कोशिका का प्रश्न, हमने आपको बताया, और इसके बाद में आता है कि एक वैज्ञानिक है 1674 में, उनका नाम है एंटोनी वान लीeuwenhoek। उन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1674 में सर्वप्रथम जीवाणु कोशिका को दांत पर खुरचे हुए मैल में एक सूक्ष्म जीव को देखा और उसका नाम एनिमल्क्यूल रखा, जिसे बाद में कार्ल लिनियस ने उन्हें वर्मीज में रखा। तो इसलिए जीवाणु कोशिका का जनक उनको माना जाता है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। अब आता है कि कोशिका है क्या। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दो ग्रीक भाषा से बना है, प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट दो शब्द से मिलकर बना है। प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, और फिर कैरियाट का मतलब होता है ये, जैसे कि प्रो माने यहाँ प्रो होता है, सॉरी, प्रो मीन्स ये होता है, और ये बना है प्रो कैरियाट। तो प्रो मीन्स प्रीमिटिव, KARYOT, कैरियाट मीन्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट यानी कि प्रीमिटिव, ऐसी कोशिकाएं जो प्राचीन समय में प्रारंभ में जीवन की उत्पत्ति के समय में पाई जाती थी, उनमें माइटोकेंद्रक, केंद्रक कला,
का अभाव होता था, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता था, उसमें नहीं पाया जाता था, तथा सत्त केंद्रक भी नहीं पाया जाता था। तो प्राथमिक जीव, जो प्राथमिक जीव पृथ्वी पर बने, अर्थात आर्कीबैक्टीरिया, वायरसेज, वायराइड्स, प्रियांस आदि सूक्ष्म जो बने जीवाणु, ये सब क्या हुए, प्राथमिक कोशिकाएं कहलाई। और प्राथमिक कोशिका का अर्थ है कि इनमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इसके बाद इसमें कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट क्या है कि प्राथमिक कोशिका है। फिर अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को परिभाषित कैसे किया जाए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जो सबसे सूक्ष्म कोशिका होती है, जिसमें केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ये कोशिकांग ही नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, 70-80 राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये कोशिका, इसमें क्या होते हैं कि किसके कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग आपस में बिखरे हुए पाए जाते हैं, तथा आनुवांशिकी पदार्थ को अलग करने के लिए इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इन कोशिकाओं में क्या होता है कि केंद्रक तो होता नहीं है, लेकिन अब इसके अंतर्गत गुणसूत्र क्रोमैटिन जो होता है कोशिका द्रव्य में फैला होता है, न्यूक्लियोइड डीएनए होता है जिसे कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि इन कोशिकाओं में कि सभी कोशिकांग उसी में बिखरे हुए पड़े रहते हैं, और आनुवांशिकी पदार्थ तथा उसके साथ कोशिका द्रव्य सब आपस में मिले हुए होते हैं केंद्रक कला के अभाव में। तो अब एक होता है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, एक सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं हैं। बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अध्ययन करना संभव नहीं है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है, और इनमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका भित्ति आदि कोशिकांग पूर्णतया विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इसे प्राथमिक कोशिका कहते हैं। इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है, तथा इसके अंदर एक अतिरिक्त आनुवांशिकी पदार्थ होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड भी एक प्रकार का आनुवांशिकी पदार्थ है, ये जीवाणुओं में पाया जाता है। ये इनका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़े पैमाने पर क्लोन बनाने में, बीटी फसल बनाने में, बीटी जंतु बनाने में, ट्रांसजेनिक जंतु बनाने में, ट्रांसजेनिक पादप बनाने में इस प्लाज्मिड का उपयोग बहुत तेजी से किया जाता है।